हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। कल के आपके रिस्पॉन्सेज बहुत ओवरवेलमिंग थे, बहुत एनकरेजिंग थे और हम लोगों ने इसलिए डिसाइड किया कि हर रोज़ हम एक बायोलॉजी के टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे और हर रोज़ इस सीरीज़ में एक एक वीडियो ऐड करते रहेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियोस होंगे, बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा और आपके रिस्पॉन्स के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम क्वेश्चंस हैं इसमें और बहुत कम क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट तो है ये। तो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन ए ओवर प्रोडक्शन, बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। तो बता देती हूँ डार्विन के बारे में आपको कि डार्विन जो है अपने एवोल्यूशन थ्योरी के लिए बहुत पॉपुलर थे। इन्होंने बुक लिखी थी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी एक इनकी थ्योरी है जिसको डार्विनियन थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हु प्रपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अभी डिस्कस किया, यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात है कि एक ही क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से ये लोग पेश करते हैं और बस हमें उसकी लैंग्वेज समझ लेनी चाहिए और ये पता कर लेना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे इस इवोल्यूशन वाले हमारे टॉपिक में यही सब चीज़ों को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से हु प्रपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ऑफ कोर्स डार्विन। अब थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट प्रूफ द लाइफ ऑन अर्थ emerge approximately A before 20,000 years, B before 2 lakh years, C before 20 lakh years and D before 2 billion years। तो इसका सही आंसर होगा D before 2 billion years। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ऑप्शंस हैं A ब्लू ग्रीन एल्गी, B फंगाई, सी अमीबा, डी यूग्लिना। तो इसका सही आंसर है ए ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में ब्लू ग्रीन एल्गी की जगह अगर साइनोबैक्टीरिया होगा तो आपको वो टिक करना होगा। ठीक है, और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जब ये शुरू में आए थे अर्थ पे, तो इन्होंने अपना जो एनर्जी ऑब्टेन करने का प्रोसेस था उसको फोटोसिंथेसिस यूज़ किया था उन्होंने एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु एक्सप्लेन फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ए न्यूटन, बी आइंस्टाइन, सी चार्ल्स डार्विन, डी लमार्क। तो इसका आंसर होगा डी लमार्क। इनके बारे में बता दूं कि लमार्क ने लिखी थी बुक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और इन्होंने ही सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज इनंसिएटेड बाय ए हॉक्सले, बी डार्विन, सी लमार्क, डी ह्यूगो डे वेरिस। अब इसके लिए बहुत सारी बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी और ये मतलब बेसिक बायोलॉजी है, तो इसका बेसिक थ्योरी है, तो इन सब को भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 11th-12th की पढ़ लीजिए, लेकिन क्योंकि ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाता तो ज़्यादा इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही थ्रू इसको समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका आंसर होगा डी ह्यूगो डे वेरिस। ये म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में ये बताते हैं कि जो भी वेरिएशंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स में वो कंटिन्यूस नहीं होते हैं कि मतलब इस जनरेशन में हैं तो अगले जनरेशन में नहीं रहेंगे। ये क्या होते हैं, सडन वेरिएशंस होते हैं और इन्हीं सडन वेरिएशन को म्यूटेशन बोलते हैं। इसीलिए हम याद रखेंगे कि म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया था, तो ह्यूगो डे राइस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, with reference to the evolution of living organism, which one of the following sequences is correct? A octopus, dolphin, shark, B pangolin, tortoise, hawk, C salamander, python, kangaroo, D frog, crab, prawn।
तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, सैलेमेंडर, पाइथन, कैंगरू। बता देती हूँ आपको कैसे। सैलेमेंडर्स जो थे 360 मिलियन ईयर्स अगो आए थे। पाइथन जो रेप्टाइल है वो 300 मिलियन ईयर अगो आया था। कैंगरू जो एक मैमल है ये 145 मिलियन ईयर अगो आया था। इसीलिए ये करेक्ट सीक्वेंस है कि पहले सैलेमेंडर आया, फिर पाइथन आया, फिर कैंगरू आया। अब क्वेश्चन नंबर 8, द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज ए, म्यूटेशन, बी, अचीव्ड क्वालिटी, सी, वेजिनल बर्थ एंड डी, नेचुरल सिलेक्शन। इसका सही आंसर होगा डी, नेचुरल सिलेक्शन। और पता है किसने ये थ्योरी दी है नेचुरल सिलेक्शन की? तो कौन है वो? डार्विन। अब आते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमेना ऑफ A, use and disuse of organs, B, adaptation to living in burrows, C, natural selection and D, inheritance of acquired characters। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है A, use and disuse of organs। इस थ्योरी को भी लमार्क ने प्रपोज किया था और इस थ्योरी का मीनिंग ये होता है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि जो ऑर्गन्स उनके लिए यूज़फुल नहीं होते हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व करते हुए, अडेप्ट करते हुए उन ऑर्गन्स को लूज़ कर देते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट करते हैं जो उनके लिए यूज़फुल हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़फुल नहीं हैं उन चीज़ों को वो पीछे छोड़ते जाते हैं, उसको लूज़ करते जाते हैं जैसे जैसे वो इवॉल्व होते हैं, जैसे जैसे एनवायरनमेंट से अडेप्ट करते हैं। अब आते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। अबाउट whom is said India's large wild cat has recently become extinct? A, cheetah, B, leopard, C, tiger, D, lion। तो इसका आंसर होगा A, चीता। बहुत पहले ही चीता को एक्सटिंक्ट मान लिया गया है। रीज़न क्या था? पोचिंग और हंटिंग, इनडिस्क्रिमिनेटली इनको हंट किया जा रहा था, पोच किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के टाइम से, तो इसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज ए, जावा मैन, बी, क्रो मैग्नन मैन, सी, निएंडरथाल मैन, डी, पेकिंग मैन। तो इसका सही आंसर होगा बी, क्रो मैग्नन मैन। क्रो मैग्नन मैन को रीसेंट एंसेस्टर बोला जाता है मॉडर्न ह्यूमन का, क्योंकि ये जो है 43,000 ईयर्स अगो जो कार्बन डेटिंग से इनका अवशेष पाया गया है वो 43,000 ईयर ओल्ड है, और इनका ब्रेन जो है मॉडर्न ह्यूमन से थोड़ा सा बड़ा था, और अगर इनको साथ इनका मतलब स्केलेटन देखा जाए और मॉडर्न ह्यूमन का स्केलेटन दिखा जाए तो ज़्यादा आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनको लेटेस्ट एंसेस्टर बोला जाता है मॉडर्न ह्यूमन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आर्कियोपेट्रिक्स इज ए, मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, बी, रेप्टाइल ऑफ जुरासिक पीरियड, सी, रेप्टाइल ऑफ ट्रायासिक पीरियड, डी, रेप्टाइल ऑफ बोथ ट्रायासिक एंड जुरासिक पीरियड। तो इसका सही आंसर होगा ए, मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज। क्यों? आर्कियोपेट्रिक्स को बोला जाता है कि ये रेप्टिला जो एक फाइलम है और एवीज मतलब जो बर्ड का फाइलम है, इन दोनों का ना कनेक्टिंग लिंक था। मतलब ये इसको ओल्डेस्ट बर्ड भी बोला जा सकता है और ओल्डेस्ट रेप्टाइल भी बोला जा सकता है। मतलब बहुत ही एंशियंट हमारी रेप्टाइल या बर्ड आप बोल सकते हैं इसको, मतलब दोनों की कनेक्टिंग लिंक थी, और ये जुरासिक पीरियड में फाइंड मिलती थी, और इसके पास रेप्टाइल और बर्ड दोनों का कैरेक्टरिस्टिक था। तो इसका सही आंसर होगा ए, मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी ठीक वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, अभी मैंने एक्सप्लेन भी आपको किया कि आर्कियोपेट्रिक्स क्या है। आर्कियोपेट्रिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एनिमल्स? ए, एम्फीबिया एंड ईवीज, बी, रेप्टिला एंड ईवीज, सी, रेप्टिलिया एंड मेमेलिया, डी, ईवीज एंड मेमेलिया। तो अभी मैंने बताया कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स मतलब रेप्टिलिया और ईवीज के बीच का कनेक्शन था ये, तो इसीलिए इसका आंसर होगा बी, रेप्टिलिया एंड ईवीज। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। मैमथ इज द एंसेस्टर ऑफ ए, डॉग, बी, हॉर्स, सी, कैमल, डी, एलिफेंट। तो इसका सही आंसर होगा डी, एलिफेंट।
जिसने आइस एज मूवी देखी होगी उसको पता होगा कि मैमथ कैसा दिखता है और मैमथ कौन होता है और वो किसका एंसेस्टर होता है। और जिसको नहीं पता है एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैमथ जो है एलिफेंट का एंसेस्टर होता है। आइस एज पीरियड में इसको पाया गया था और ये बहुत ही वूली क्रिएचर्स होते हैं, मतलब ऐसा एलिफेंट जिसके ऊपर बहुत सारा फर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। डायनासोर्स वर ए सिनोजोइक रेप्टाइल्स, बी मेसोजोइक बर्ड्स, सी पैलियोजोइक एम्फीबियंस, डी मेसोजोइक रेप्टाइल्स। अगर जिन को ये नहीं पता है कि सिनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक और ये सब चीज़ें क्या हैं, वो एक बार ज्योग्राफी पढ़ें। आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो एक चार्ट जियोलॉजिकल साइकिल का होगा, उसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि डायनासोर जो हैं वो मेसोजोइक रेप्टाइल्स थे। इसका आंसर होगा डी, मेसोजोइक रेप्टाइल्स। और ये एक मेसोजोइक पीरियड ऐसा था जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड। इसी पीरियड में जो है डायनासोर्स पाए जाते थे, जुरासिक पीरियड में, और इस पूरे पीरियड को अगर लेकर चलेंगे तो उसको मेसोजोइक एरा बोला जाएगा। ठीक है, जुरासिक पीरियड, मेसोजोइक एरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये भी ठीक वही सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि डायनासोर्स वर इन ए पैलियोजोइक एरा, बी सेनोजोइक एरा, सी मेसोजोइक एरा, डी प्लिस्टोसीन एरा। अभी मैंने बताया, तो इसका आंसर होगा सी, मेसोजोइक एरा। और अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, एक तरफ थ्योरी दी हुई है और दूसरी तरफ उनके फाउंडर्स या उनके साइंटिस्ट का नाम मेंशन किया गया है। जैसे ए थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, बी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सी 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, डी ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन को डी व्रायस ने प्रपाउंड किया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को डार्विन ने प्रपोज किया था, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस को बीडल और टैटम ने प्रपोज किया था, और ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को जैकब एंड मोनोड ने प्रपाउंड किया था। तो इसका आंसर होगा बी, जो ये 4 3 2 1 है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कल के कल हम इसका वीडियो अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि आपको अपडेट्स मिलती रहें, और प्लीज़ वीडियोस को देखिए, इसे शेयर करिए, जिनको भी ज़रूरत है, जो भी चाहते हैं रिवाइज़ करना उन तक शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।